भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और यहां पर अलग अलग राज्यों को लेकर ये लिस्ट जारी की गई। कुछ लोगों के टिकट काटे गए हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर से यूपी और पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे। यूपी में ज्यादातर मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया गया है, राजधानी दिल्ली में लेकिन कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा गया है, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी को ही रिपीट किया गया है, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी को चुनावी मैदान में नई दिल्ली से मैदान में उतारा गया है, कमलजीत शेरावत को पश्चिमी दिल्ली से उतारा गया है, रामवीर विधोड़ी को भी टिकट दिया गया है। तो ये अपने आप में काफी अहम रहा। सबसे पहला नाम वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल वेस्ट या अरुणाचल ईस्ट यानी कि वो राज्य या वो क्षेत्र जहां पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, उनके नामों का ऐलान भी आज कर दिया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी को लेकर कैराना से प्रदीप कुमार को, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को, नगीना से ओम कुमार को, रामपुर से घनश्याम लोधी को, संभल से परमेश्वर लाल सैनी को, अमरोहा से कमरिया तंवर को, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को फिर से रिपीट किया गया है, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी को, इनके नाम की भी सबसे ज्यादा चर्चा थी, रिपीट किया गया है। आगरा से एसपी सिंह बघेल फिर से चुनावी मैदान में होंगे, केंद्रीय मंत्री। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चौहान, राजू भैया, एटा से जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं राजू भैया, उनको मैदान में उतारा गया है। आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण सागर को। और आपको ये बताते चले कि बार बार ये सवाल पूछे जाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती, तो ये जो पहली लिस्ट आई है इसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया है। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट मिला है, केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। केरला की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में कई वो जगह रही जहां पर दूसरे या फिर तीसरे पोजीशन पर रही है बीजेपी, वहां के उम्मीदवारों को भी पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। और पवन सिंह को आसनसोल से, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त मौजूदा सांसद हैं, उनके सामने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कई ऐसे चौंकाने वाले नाम रहे, तो कई नाम विदिशा से, जैसा कि पहले ही आज तक आपको बता चुका था, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। बीजेपी मुख्यालय से अंजना मुकर्रम मेरे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। अंजना, तो पहली लिस्ट जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, कुछ नाम काटे गए, ज्यादातर पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, क्या क्या खास बातें आज के इस लिस्ट से जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? लेकिन सबसे बड़ी जो विपत्ति आई है ऐसे कह लीजिए वो है दिल्ली वालों पर, क्योंकि दिल्ली से जो सांसद थे उनके लिए बुरी खबर है। बहुत तेज हवाएं आज चल रही थी, सुबह से ही दिल्ली का मौसम खराब था, और ऐसे में आप सोचिए कि चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हो जो कि नई दिल्ली से सांसद थी, या फिर रमेश बिधूड़ी को ले लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को ले लीजिए चांदनी चौक से, यहाँ पर सबसे ज्यादा बदलाव है। भोपाल एक सीट जिसकी चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा को दोबारा टिकट ना मिले और ऐसा ही हुआ है। वहीं पर अगर दिग्गजों की हम बात देखें बड़े पैमाने पर, तो उन सभी को अपनी अपनी जगह पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से लड़ रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं, नवसारी से सीआर पाटिल जो कि सबसे बड़े मार्जिन से पिछली बार जीते थे वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे दिग्गजों को उनकी जगह पर, राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं लखनऊ से, ऐसे तमाम लोगों को उनकी जगह पर बरकरार रखा गया है। तो ग्राउंड रिपोर्ट, और राजधानी दिल्ली में अगर आप देखें तो 2014 के बाद जब 2019 में भी पार्टी चुनाव में आई थी तो कई चेहरे बदले गए थे। यहाँ पर माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है कि ग्राउंड पर जाकर जो लोग कहते हैं उसके आधार पर चेहरों को बदला जाए, और विनेबिलिटी, उनके लिए जीतने का लक्ष्य सबसे होता है, और ऐसे में फिर उम्मीदवारों के नाम बदलने में भी कोई कोताही नहीं। हालांकि मनोज तिवारी एक चेहरे ऐसे जरूर हैं, मनोज तिवारी जिन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से फिर से उतारा गया है, वरना बाकी तमाम लोगों को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद हैं, आजमगढ़ से निरहुआ फिर से उतर रहे हैं, जौनपुर में कृपाशंकर सिंह, चंदौली नरेंद्रनाथ पांडे को, जो कि यहाँ पर सभी मुस्कुराने भी लगे। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज जिस धारा में पार्टी बह रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव वहां पर नहीं किए गए। लेकिन हाँ, दिल्ली वालों के लिए यहाँ पर जबरदस्त परिवर्तन है। 5 सिटिंग एमपीज को जब आप एक बार में हटा देते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि यहाँ पर जब आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस भी एक तरफ है, आप देखिए 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ऐसे में यहाँ पर चैलेंज बहुत बड़ा था, और
इसीलिए नए चेहरे, अच्छा नए चेहरों में किसको उतारा गया है? ज्यादातर आप देखेंगे महिलाओं को सबसे पहले जानकारी दी गई थी कि हमने 28 महिलाओं को इस बार अपनी तरफ से टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत ही इसी बात से करती है। जब आप देखें कि माफ कीजिएगा, नई दिल्ली सीट से जहां पर पहले मीनाक्षी लेखी थी, वहां पर बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा गया है चुनावी मैदान में। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था एक प्रवक्ता के तौर पर भी बांसुरी स्वराज को काफी पार्टी की तरफ से प्रमोट किया जा रहा था। साउथ दिल्ली में रणवीर सिंह भितूड़ी इस बार उतरे हैं। वेस्ट दिल्ली में आप देखें कमलजीत सहरावत, बहुत बड़े बदलाव दिल्ली में किए गए। राजधानी दिल्ली में 5 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें से मनोज तिवारी को छोड़ दें तो बाकी चारों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है और सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी सिटिंग सांसदों के जो टिकट हैं वो काट लिए जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी की नाक में लगातार दम करने वाले उन्हीं के पुराने सिपहसालार, उनको भी चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल से उतारने का फैसला इस पहली लिस्ट के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। तमाम अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक हमें यूपी के बारे में जानकारी देंगे। अशोक सिंघल राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशोक, पहले आपका रुख करते हुए, आज ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण, यहां पर बंगाल पर खास नजर, कांती सीट से शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है। दिल्ली में 5 में से 4 बदलाव किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो अब तक की लिस्ट है उसमें मोटा मोटी तकरीबन ज्यादातर नामों को रिपीट किया गया है। अशोक, देखिए, जैसे पहले मैं बता रहा था कि जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया और जो बातें हो रही थी, अधिकतर मंत्री, जिनमें जितने भी मंत्री 16 स्टेट्स का मीटिंग में चर्चा की गई थी और 16 स्टेट्स और 2 यूटीज में से उम्मीदवार उतारे गए हैं। उनकी घोषणा की गई 195 उम्मीदवार, उनमें से बहुत सारे मंत्रियों को रिपीट किया गया है। हेमा मालिनी मथुरा से रिपीट की गई है और राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से लड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे राज्यों के, खास बात है शिवराज सिंह चौहान को सेंटर में लाया जा रहा है। विदिशा से वो चुनाव लड़ेंगे, विधायक थे वो, वहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन उनको लाया जा रहा है दिल्ली। तो ऐसे कई जो जीतने की उम्मीद है जिनसे कि वो जीत सकते हैं। तमाम सर्वे, विश्लेषण, तमाम चीजों को देखते हुए ही ये लिस्ट तैयार की गई थी, विश्लेषण किया गया था, उम्मीदवारों पर चर्चा की गई थी और उसमें पूरा घेरने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में जैसे आप बता रही थी, शुभेंदु अधिकारी, उनको मैदान में उतारा गया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में हराया था। तो इस ढंग से तमाम, अगर यूपी की लिस्ट देखें, आप राजस्थान की देखें, बहुत सारे उम्मीदवारों को चेंज भी किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो मंत्री थे उनको रिपीट किया गया ताकि उनकी सर्वेज में उनके कामकाज को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको दोबारा मैदान में इसलिए उतारा गया कि उनके जीतने की बहुत सारी संभावना है। बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रही है, उन्होंने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में थी, सचिव उनको बनाया गया था, प्रवक्ता थी, पहली बार चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। उनकी मां ने भी विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा था, मुख्यमंत्री जब उनको बनाया गया था दिल्ली में। तो इस प्रकार से बहुत सारे, प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से, हर्षवर्धन को ड्रॉप करके प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि चांदनी चौक में खासे एक्टिव रहे हैं, वो व्यापारियों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो हमेशा से मुखर रहे हैं, उनको मैदान से उतारा गया। मनोज तिवारी को रिपीट किया गया है। लेकिन आप देखें तो अगर अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो तमाम चेहरों को, ऐसे चेहरों को उतारा गया जिनके बारे में फीडबैक यही मिला था कि वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि पार्टी हमेशा से, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराएगी। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, मेरे पास वो पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज मैं जल्दी से करेक्ट कर देती हूँ, चूंकि सुनने में थोड़ी सी, कांथी सीट से श्री सौमेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया है। शुभेंदु नहीं है, लेकिन उनके सगे भाई हैं ये। आपको बताते चले, सौमेंदु अधिकारी हैं, उनको कांथी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और यहां पर बाकी अगर हम नाम देखेंगे, बनगांव से शांतनु ठाकुर को, अनिर्बन गांगुली को, जादवपुर से रतन चक्रवर्ती को, हावड़ा से लॉकेट चटर्जी माना जा रहा था, उनको टिकट मिलेगा ही। हुगली से उनको तो शुभेंदु नहीं है, कांथी सीट से सौमेंदु अधिकारी हैं जो कि शुभेंदु के भाई हैं, उनको यहां पर टिकट दिया गया है। मैं सीधे यूपी का रुख कर लेती हूं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, यहां पर जो मेरे पास लिस्ट है, यहां पर 51 उम्मीदवारों की उत्तर प्रदेश की, आप हमारे दर्शकों को बताइए कितने नामों को रिपीट किया गया, कितने नामों को काटा गया है, क्या जानकारी आज के इस यूपी की लिस्ट से? कुमार, देखिए चित्रा, बदलाव नहीं के बराबर है। सिर्फ 4 नए चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं इस 51 उम्मीदवारों की सूची में। इन 4 नए चेहरों में जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है,
कृपाशंकर सिंह पुराने कांग्रेसी नेता हैं और मुंबई से वो कांग्रेस के बड़े चेहरे हुआ करते थे, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। वो मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं, तो जौनपुर से उन्हें टिकट मिला है। रितेश पांडे जो कि बीएसपी से सांसद थे अंबेडकर नगर के, हाल में ही उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी, उन्हें अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है। श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है, ये नया नाम है। और ओम कुमार जिन्हें नगीना से, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से उन्हें टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर 51 में सिर्फ 4 बदलाव किए गए हैं, जबकि 47 पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया है। राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं लखनऊ से, महेश शर्मा हैं गौतम बुद्ध नगर से, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। तो ये तमाम जो पुराने चेहरे, साक्षी महाराज को उन्नाव से दिया गया है। लेकिन जिन 23 नामों को होल्ड किया गया है, मैं 23 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 74 सीटें बीजेपी लड़ने वाली है और 51 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। 23 सीटों में अभी आप देख लें तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी का नाम, उस नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वरुण गांधी की पीलीभीत सीट का ऐलान नहीं हुआ है। संघमित्रा मौर्य की सीट का ऐलान नहीं हुआ है। कानपुर, बरेली, ऐसे तमाम बड़े चेहरों का नाम का ऐलान नहीं हुआ, यानी कि माना जा सकता है कि इसमें आगे कुछ बदलाव हो। लेकिन 10% से भी कम इस बार अभी तक का बदलाव है, यानी कि 51 सीटों में सिर्फ 4 नए नाम हैं, बाकी सभी 47 नाम हैं जो कि पूरी तरीके से रिपीट किए गए हैं। अगर इसमें देखा जाए तो श्रावस्ती से बीजेपी की एक जीती हुई सीट थी, जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। मिश्रा के बेटे हैं, उनको भी टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। सिर्फ अभी तक एक ही सीट है जिस पर कि बदलाव किया गया है, यानी 51 में 50 सीटों में या तो जो बीजेपी की हारी हुई सीट है वहां पर नए 3 कैंडिडेट दिए गए हैं, बाकी सबके सबको रिपीट किया गया है, यानी कि कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 23 और मेरी जानकारी में 23 और ऐसी सीटें हैं जहां पर कि अभी अगले चरण में ऐलान होना बाकी है, लेकिन उसमें भी बहुत अहम नाम है। कानपुर जैसी सीट है, बरेली जैसी सीट है, पीलीभीत, सुल्तानपुर जैसी सीट है। प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले वाराणसी से है, तो वाराणसी की सीट है। इसके अलावा आप देख, वाराणसी का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा देखा जाए तो निरहुआ को वापस दिया गया है आजमगढ़ से। तो कुल मिलाकर के बहुत बदलाव नहीं है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति पे, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिरी सवाल, लोकप्रिय नेता सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बांसुरी स्वराज मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर
नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है, युवा चेहरा है और यकीनन उसके बाद वो उत्साहित 400 पार का नारा लगाती हुई और पीछे कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। खास मेहमानों की भी मौजूदगी स्टूडियो में, लेकिन उसके पहले जल्दी से रुक कर लेते हैं गांधीनगर का। ब्रजेश दोषी हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं और आज गांधीनगर गुजरात को लेकर जिन नामों का ऐलान किया गया है, 15 में से 10 नाम ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है। और क्या खास बात है ब्रजेश आज की इस लिस्ट की, गुजरात की? देखिए 15 में से 10 नाम रिपीट हैं। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री का, जो माना ही जा रहा था कि गांधीनगर से लड़ेंगे। यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने सेलिब्रेशन भी कर दिया और कहा है कि सबसे ज्यादा लीड होगी देश में वो गांधीनगर से होगी। अगर यहाँ पे गांधीनगर में अमित शाह प्रचार करने भी नहीं आए तब भी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लीड के साथ वो जीतेंगे, ऐसा दावा कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नवसारी से उनको रिपीट किया गया, ये उनका चौथा टर्म होगा CR पाटिल का, तो वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बेहद जो सीट है भरूच की, जहाँ पे इंडी गठबंधन ने घोषणा की थी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां पे उतारा गया है, उनके विधायक चेतर वसावा लड़ रहे हैं। वो सीट पर 7वीं बार मनसुख वसावा को भाजपा ने टिकट दिया है। 7वीं बार वो जो है वहां से, उनके 6 टर्म से वो सांसद हैं, अब 7वीं बार वहां से लड़ने जा रहे हैं। तो ये जो है सबसे बड़े जो क्रूशल सीट है वो ये है। जामनगर से पूनम माडम तीसरी बार रिपीट हो रही है। 2 महिलाओं को जो है 15 में टिकट दिया गया है, 2 महिलाएं, एक बनासकांठा और जो है जामनगर, यहाँ से 2 महिला चेहरे दिए गए हैं। जो 5 नए चेहरे आए हैं, 15 में से 5 नए चेहरे, 10 रिपीट। तो जो कहा जा रहा था कि पूरी तरह से लिस्ट बदलेगा, पर पूरी तरह से लिस्ट नहीं बदला है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान को खेड़ा से रिपीट किया गया है, आणंद से मितेश पटेल उनको भी रिपीट कर दिया गया है। तो ये जितने भी चेहरे थे जो माना जा रहा था कि उनको एक चांस और मिलेगा, और वो चांस उनको दिया गया है और उनको जो है रिपीट किया गया है। दोनों केंद्रीय मंत्री जिनको राज्यसभा नहीं लड़ाया गया था उनको भी चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है पोरबंदर से लड़ेंगे और केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम रूपाला जो है वो राजकोट सीट से लड़ेंगे। तो ये 2 बड़े चेहरे जो हैं अब चुनावी मैदान में दिखे जाएंगे। तो इस तरह से भाजपा ने जो माना ही जा रहा था कि जिनको राज्यसभा नहीं भेजा उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ठीक वैसे ही दोनों बड़े चेहरों को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर भी खास नजर थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के दौरे, संदेश खाली को लेकर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला। और आज की ये जो लिस्ट है, इंद्रजीत कुंडू जुड़ चुके हैं। इस लिस्ट की क्या क्या खास बातें हमारे दर्शकों को बताएंगे। शुभेंदु अधिकारी के भाई को कांथी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, और क्या बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए 20 सीटों का अनाउंसमेंट आज बीजेपी ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 20 सीट, आप कह सकते हैं 50% अनाउंसमेंट बीजेपी ने आज कर दिया है। और वो भी ऐसे एक वक्त पे जब प्रधानमंत्री खुद आज कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में। कूच बिहार से मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट, मतलब अमित शाह के जूनियर मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, उनको फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो कूच बिहार सीट उनको मिला है। उनके बगल में अलीपुर द्वार जो सीट है, जहां पे जॉन बारला सांसद थे, उनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया। उसके जगह में हम देख रहे हैं बीजेपी की जो 20 कैंडिडेट की सूची है, उसमें ऐसे बहुत सारे MLAs हैं जिनको अब MP चुनाव में लड़ाया जाएगा। उनमें से एक है अलीपुरद्वार से मनोज टिग्गा, बालूरघाट से सुकांत मजुमदार जो राज्य बीजेपी सभापति हैं, वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। मालदा उत्तरी सीट से खगेन मुर्मू जीते थे, वो फिर से इस बार चुनावी मैदान पे उतर गए हैं। मालदा दक्षिण से श्रीरूपा मित्रो चौधरी भी एक MLA हैं, लेकिन उनको भी इस बार लोकसभा में टिकट दिया गया है। बहरमपुर से निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद से गौरी शंकर घोष, रानाघाट से जगन्नाथ सरकार जो एक MP है, उनको फिर से टिकट दिया गया है। शांतनु ठाकुर जो मिनिस्टर हैं बोनगा से, वो लड़ रहे हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। अशोक कंडारी को जयनगर से दिया गया है। जादवपुर से बहुत इंपॉर्टेंट एक घोषणा है, अनिर्बान गांगुली, उनको जादवपुर से दिया गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं। हावड़ा से रतिन चक्रवर्ती, हुगली से लॉकेट चैटर्जी फिर से उनको मिला है। लेकिन कांथी से जी बोले आपकी आवाज आ रही है। चूंकि पटाखों की आवाज ज्यादा है, इससे ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। अंजना कश्यप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजना, आप सीधे आपके पास आते हुए, मल्लपुरम तिरूर से डॉक्टर अब्दुल सलाम को, जो कि 68 साल के हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें
दिखा रहे हैं और इस समय आप देख रहे हैं थोड़ा सा साइड हो जाइए के बाद अगर जोर से लौटे निवास का भोपाल का वहाँ पर राजा सिंह उनका स्वागत कर रही है स्वागत के साथ साथ ये शुभकामनाएं बधाई से अब नई दिन नई देश संसद में पहुंचेंगे अब बहुत बहुत बधाई उन्हें बधाई देते हैं धन्यवाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह कार्यकाल रहा है एक लंबा कार्यकाल रहा परंपरा में जिस तरह से कुछ कामयाबी हासिल करने के बाद घर में जो पत्नी होती है वो स्वागत करती है, बिल्कुल वैसे ही शिवराज सिंह चौहान देखिए यहाँ पर मंदिर में जाकर अपने घर में दर्शन करते हुए और उनका वैसे ही स्वागत किया गया। विदिशा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री। विदिशा से पहले भी 5 बार वो सांसद रह चुके हैं और बार बार सवाल पूछे जा रहे थे क्या उनको विदिशा से उतारा जाएगा। भोपाल से आज तक ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि विदिशा से ही होंगे और आज जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजना, जब मोहन यादव को बनाया गया था मुख्यमंत्री तो शिवराज जी का भविष्य क्या होगा इसको लेकर तमाम तरह के कयास थे, आज उन कयासों पर विराम लग गया है, विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अंजना। बिल्कुल, और विदिशा को सुरक्षित सीट बीजेपी का कहा जा सकता है, यानी शिवराज सिंह चौहान के लिए आने वाले वक्त में कुछ अच्छा ही प्लान दिख रहा है जिसकी वजह से ये अनुपम आरती शाम के इस पहर में उनकी पत्नी उनका कर रही है। देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो भूमिका थी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान सब पीएम के चेहरे पर लड़ा गया था और इसीलिए फिर पार्टी ने अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए पार्टी के पास एक प्लान था और शायद इसी वजह से अगले दिन ही उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। इस बार छिंदवाड़ा, अब जब वोटिंग खत्म हो गई, उसे दबाव की राजनीति कहा जा रहा था, लेकिन वो उस समय छिंदवाड़ा गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे इस बार सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में डालनी है। 400 पार का हमें जो पीएम ने कहा है, सारी की सारी सीटें मुझे इस बार मध्य प्रदेश की बीजेपी की झोली में देनी। तो शिवराज सिंह चौहान का कद अब मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ऐसा है और पार्टी ने उसको सम्मान भी दिया है जब वो विदिशा जैसी सीट देते हैं। सुषमा स्वराज भी वहां से विदिशा सीट से लड़ चुकी है, तो एक सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। और इसी के साथ शाम की आरती बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर विदिशा से जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए, और आने वाले वक्त में उनको हम और भी जो बीजेपी सेंट्रल पॉलिटिक्स है, लीडरशिप है, उसमें आगे बढ़ते हुए देखें। कुल मिलाकर अगर आप पूरी बड़ी तस्वीर को देखें तो 2-3 बातें एकदम साफ दिख रही हैं। जिन राज्यों में अगर आप देखें सीट शेयरिंग से वाकई आपको लगता है कि सामने एक बड़ा चैलेंज है, वहां पर बहुत बारीकी से पार्टी ने ऑन ग्राउंड स्टडी करके जो 6 यहाँ पर उसमें से थे कि आप 4 सांसदों को, 4 सिटिंग एमपीज को अगर बीजेपी हटा दे रही है दिल्ली से, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है जिसमें साफ है, क्योंकि 5 ही सीटों का ऐलान हुआ है। सिर्फ मनोज तिवारी को रिटेन किया गया है, वहां डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर मीनाक्षी लेखी, इन सभी को हटा दिया गया है, रमेश बिदुड़ी, गौतम गंभीर, इन सबको हटा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 सीटों में बदलाव किया गया है, जिसकी चर्चा पहले भी आप लोग कर रहे थे कि श्रावस्ती हो, साकेत मिश्रा, अंबेडकर नगर, रितेश पांडे, जौनपुर जहां कृपा शंकर सिंह, नगीना जहां ओम कुमार, तो बड़े पैमाने पर। गुजरात में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। सीआर पाटिल ने नवसारी में सबसे ज्यादा वोट से जीता था, नवसारी उनको फिर दिया गया है। गृह मंत्री की तो गांधीनगर सीट है, तो वहां भी बहुत बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, एमपी में साध्वी प्रज्ञा को हटाना भी एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में आखिरी के जो फेजेस थे और हम लोगों का जो इंटरव्यू था पीएम के साथ, और उसके बाद वाले आने वाले दिनों में एक ही नाम गूंजता रहता था, साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी, तो उनका वहां से पत्ता साफ हुआ है। तो बड़े पैमाने पर यही तस्वीर उभर कर आ रही है। और अभी तो 61 मतलब अभी सभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है यूपी में, तो अभी और भी इंतजार करना है, और एक सीट दिल्ली भी। बिल्कुल, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी। सीधे चलते हैं हिमांशु, आप तो वाराणसी में मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। ये कोई खबर नहीं है, ये पहले से ही सबको पता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के भीतर हाल के दिनों में 370 प्लस का बीजेपी के लिए जो नारा दिया है, उसका चुनावी शंखनाद इसी वाराणसी से होगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, जो चुनावी शंखनाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो शंखनाद नहीं करते हैं, वो तो उन्होंने सिर्फ रणनीति बनाते हैं और जीत का तैयारी करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर से चित्रा 5 में से 4 सांसदों के टिकट काट दिए हैं और अभी 2 पे तलवार लटकी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल है। आप देखिए जितने भी विवादित लोग थे, एक अजय मिश्रा टहनी को छोड़ दें तो उन सबके टिकट कटे हैं।
अभी तक बृजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर घोषणा नहीं हुई है। आप देखेंगे रमेश बिदुड़ी जिस तरीके से संसद में उन्होंने चंद्रयान पर चर्चा के दौरान जो है उनका भाषण रहा और वो अमरोहा के सांसद दानिश अली से भिड़ गए थे। उसके बाद आज रणवीर सिंह विदुड़ी को जो है वो दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं चित्रा एक संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर देते हैं कि पार्टी संगठन को भी वो ध्यान रखते हैं और मर्यादाओं का भी बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन देखना यह है कि रमेश बिदुड़ी को क्या नई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि रणवीर बिदुड़ी जो है वो दिल्ली के अंदर जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े कद्दावर नेता भी हैं। अब रमेश बिदुड़ी का भविष्य जो है वो संगठन में क्या रहेगा आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई ऐसे लोगों को भी उतारा है, चाहे शिवराज सिंह चौहान जिनकी चर्चा खुद अंजना भी कर रही थी, उसके अलावा विप्लव देव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको जो है त्रिपुरा की सीट से उतारा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि दुष्यंत सिंह के अलावा जो है झालापाटन से उनकी माता जो वसुंधरा राजे हैं जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, मैं लौटूंगी। हिमांशु महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। चूंकि आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ बीते 1.5 घंटे से स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी इन लोगों की नहीं हो पाई है। तो अब जल्दी जल्दी इन लोगों का रुख करते हुए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी आप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत आपसे ही शहजाद करते हुए, 370 प्लस आज के इस लिस्ट से आएगा, मतलब अभी तो 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही किया गया है। देखिए मुझे लगता है नाम भी काट दिए गए हैं दिल्ली से कई लोगों की। देखिए चित्रा जी, अंजना जी और आप मेरी पार्टी को बहुत सालों से कवर करते हैं। हमारी बड़ी पार्टी है, किसी का पत्ता साफ, टिकट कटना नहीं होता, हम जिम्मेदारी नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली है, कुछ लोगों को और भी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं आपको इस पर, क्योंकि आपने इससे शुरू किया, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली की सीट में जो 5 सीटें घोषित की गई, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली से हूं और मैं ऑफिस बेरर हूं, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता से भी परामर्श किया गया कि किसको देना चाहिए, कैसे दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, किसी भी और पार्टी में ये प्रोसेस आप देखिए, कुछ पार्टियां 15 नाम घोषित कर देती है, कुछ परिवार घोषित कर देते हैं, कुछ एक प्रकार से फर्म की तरह घोषित करते हैं। यहां पर बूथ लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक परामर्श होता है, चर्चा होती है, सीटें जो है किसको कैसे देनी है वो पैनल बनकर जाता है और पैनल में फिर सीईसी में डिसाइड होता है। दूसरी बात, एक लिस्ट में, इस लिस्ट के बारे में कह सकता हूं, ये संपन्न लिस्ट है। एस फॉर एससी मतलब देखिए 27, एम फॉर महिला 28, पी फॉर पिछड़ा समाज 57 और एन फॉर नौजवान 47, और मुझे तो राम लला का आभास हो रहा है। आर फॉर देखिए राजनीतिक कौशल वाले हैं, एम फॉर महिला शक्ति वाले हैं, इसमें एल फॉर लीडरशिप वाले हैं, और ए फॉर किस प्रकार से पार्टी को अपने एप्टीट्यूड के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो राम लल्ला का मुझे इससे दर्शन हो रहा है। और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 195 में से लगभग 100 सीट से अधिक, मतलब 50% से ज्यादा ओबीसी, पिछड़े, एससी, एसटी, इन समाज को दी गई है। तो मुझे लगता है कि सर्वसमावेशी और संपन्न सूची है, जिसके चलते मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगा और बीजेपी 370 करेगी, ये सुनिश्चित करने का पहला पड़ाव है। और वो कहते हैं ना, 51 सीटें अब वेल बिगन इज हाफ डन, ये अंग्रेजी में कहावत है। तो वेल बिगन हो चुका है, हाफ डन भी हो चुका है। मुझे लगता है कि अब तो बस मुझे लगता है कि जो लोग इसमें भी नुक्स निकालेंगे, परंतु इसमें एक परिचायक मिलता है कि मोदी जी की गारंटी। अनुराग भदौरिया को ही आप कह रहे थे कि कुछ लोग इसमें भी नुक्स निकालेंगे। अनुराग जी बताइए, यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देने लगा। अब कह रहे हैं ये प्रभु राम की, अच्छी बात है, तो हम कहते थे आत्मा ही परमात्मा है। दूसरी बात, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट की, जैसे लखीमपुर खीरी में जो कैंडिडेट को उन्होंने दिया, तो ये अपने सिद्धांतों पे चल कहाँ रहे हैं। जिसके बेटे पे रोंदने का आरोप लगा, जहाँ किसानों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा, सब कुछ हुआ, इतना हंगामा हुआ, किसानों ने प्रदर्शन किया, बड़ी मुश्किल से फिर एफआईआर हुई, फिर अरेस्टिंग हुई। तो आप सोचो, ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो जो 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 किसान विरोधी हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की और भी बहुत सारी ऐसी टिकटें हैं, कोई बाहर से आया है, कोई कहीं पूरे
किसी दूसरे प्रदेश में पहले मंत्री रहा है, अब उसको, क्योंकि आपको पता है कि आपको जीतना है किसी कीमत पे, आप चाहते हो कि आपको अपने लोगों पे विश्वास नहीं रहा है, इसलिए आप लोगों को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और परिवारवाद तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है, लेकिन जब उसको लगता है कि परिवारवाद की जरूरत है तो परिवारवाद कर देती है। भाई आप देखिए मीनाक्षी लेखी जी की टिकट काटी क्योंकि वो परिवारवाद से नहीं आती थी, शायद आप दूसरी परिवारवाद से आती हैं तो उनको टिकट दे दी है। तो ये परिवारवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है? और मैं कितने नाम गिना दूं आपको, अगर मैं बांसगांव की सीट की बात करूं तो परिवारवाद से आती है, अगर मैं कितनी सीटें गिना दूं उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। मैंने तो 5 सीटें गिना दो। सुनिए मेरी बात, हाँ मेरी बात सुनिए। मैंने तो आपको नई दिल्ली का ही बता दिया, नई दिल्ली का ही बता दिया, आपको नई दिल्ली का ही बता दिया, बांसगांव बता दिया कि बांसगांव में भी वही हुआ। तो उत्तर प्रदेश में हाँ तो बता तो रहा हूं मैं। अरे यार 2 सीट तो वैसी होगी, अब आप इधर उधर करने लगे। ये जो आपको इसी का प्रोफेसर साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करो, आपके सामने नई दिल्ली की सीट हमने बताई। लेकिन जल्दी से शहजाद जी फिर एक टिप्पणी सबके ऊपर। मुझे लगता है कभी कभी अनुराग जी अपनी पार्टी का नुकसान करने ज्यादा आते हैं पैनल पे। मैं बताता हूँ 10 सेकंड नहीं, आप अपनी चिंता करो, हमारी मत चिंता करो। आपकी चिंता कर भी नहीं सकता, जनता ने आपकी चिंता छोड़ दी है। कोई करता है तो आप करते हो, हमारा क्यों बोल रहे हो? आप सोचो ना पहले, अपनी बात रख लेते हैं। व्यक्तिगत ही हमला करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है। हमने तो कोई मर्यादा किया भी नहीं, मैंने तो विश्लेषण किया। आप आगे जो नुकसान करने आते हैं, ये फायदा करते हैं, मैंने दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बीच में नहीं कर रहा हूँ खींच निकालने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको खींच निकालना है तो आओ, हम दोनों चुनाव लड़ रहे थे आमने सामने, क्या खींच निकालते रहे तो टीवी बैठ के। मैंने तो कोई व्यक्तिगत बोला भी नहीं, ये नुकसान करने आते हैं, वो फायदा करने। तो ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते हैं। व्यूअर देख रहा है ना कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है शहजाद जी, ठीक है बोलिए। अभी एक पैमाना लगाया गया कि क्योंकि टेनी जी के बेटे के ऊपर कुछ आरोप है तो टेनी जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अफजाल अंसारी कहां से आया है? और मुझे बताइए, गायत्री प्रजापति जो कन्विक्टेड, उसकी बीवी को टिकट दे रखा है इन लोगों ने। जरा सोच के बोला करो भाई। अखिलेश के लिए गड्ढे मत खोदो, अखिलेश यादव के लिए गड्ढे मत खोलो। अफजल अंसारी का तो भाई कन्विक्टेड है, हालत होती है। बोलिए चित्रा जी, अफजल अंसारी का भाई कन्विक्टेड है, कौन है उसका भाई? कौन है? जरा बोलिए चित्रा जी, बोलिए कौन है अफजल अंसारी का? इनकी भाषा से अफजल अंसारी का भाई कौन है? बोलिए। मैं जब बोलिए चित्रा जी, कौन है? मैं क्यों बोलिए, आप बोलो ना। मैं मुझे क्यों बता रहे हो आप लोग? मैं मेरा सवाल पूछना काम है केवल। ठीक है, आराम से एक एक करके प्लीज। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर सकती हूँ बताइए? ठीक है, गुंडागर्दी का मंच है क्या? ठीक है, कमाल की बात कर रहे हैं भाई। जल्दी से शहजाद जी 2 लाइन में, फिर उधर से बाकी लोग। नहीं, मेरी भी टिप्पणी पूरी नहीं हुई। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, हमारी हाईजैक थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, ओके। लगेगा और हाईजैक करने देंगे आप। संगीत रागी जी, आपको बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी बात कह लूं, आप दोनों लोग मानने को तैयार नहीं है, मेरी क्या मजबूरी होगी? बाकी लोगों को मैं इंतजार नहीं करवा सकती ना, प्लीज। ये तरीका ठीक है। ये एक सेकेंड, अनुराग जी, शहजाद जी, मिस्टर अनुराग भदौरिया, मिस्टर शहजाद पुनावाला, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। योगी जी को बोलता हूँ तो योगी जी बोलता हूँ, जब मैं प्रधानमंत्री जी बोलता हूँ, या इनका कोई भी नेता बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। 2 मिनट लगेगा सर, अंदर बैठ जाए तो आप अंदर, हाँ आप अंदर बैठिए, आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, आ जाए मोल। आयो आयो, चलो ए नहीं जा रहा है, ए नहीं को जाना। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। शहजाद पुनावाला नाराज होकर जा रहे थे, बड़े मुश्किल से अनुराग भदौरिया ने मनाकर बैठाया है उनको। शहजाद जी अपनी बात बोलिए, आगे बोलिए। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम आज हम लोग एक मैच्योर डिबेट करें, जिसके लिए हम अपनी अपनी बारी में बोले और अपनी अपनी पार्टी का अच्छा परिचय भी दें। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए अनुराग जी प्लीज। चित्रा जी, इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया है, अनुभवी लोगों को भी मौका दिया गया है, फिर से 34 हमारे केंद्रीय मंत्री भी है, और इसके अलावा नौजवानों को भी मौका दिया गया है। आज की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं
और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। क्योंकि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ये किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, प्रधानमंत्री का। अभी 4 दिन 5 दिन पहले की घटना घटी है मोनिका पाल की, जिस तरीके से उसको मार के उसके बोरे में उसको भर के, बिटकुरी की लड़की है सेवापुरी विधानसभा की, उसको ट्रेन के अंदर फेंका गया है। ये सब क्या है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो यहां पर आप सुन रहे कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बात को स्वीकार करते हुए कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं ग्रहण करता हूं और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए अब बाकी लोगों के पास आते हुए, विनोद जी, आज की ये जो लिस्ट आई है इसे क्या समझ पा रहे हैं? और एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी केरला से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है बीजेपी ने। देखिए, 2 चीजें। पहली बात, जो अगर पूरी संपूर्णता में लिस्ट को देखें तो ये लिस्ट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई जोखिम नहीं लिया है। उन्होंने जैसे दिल्ली में चेहरे बदले, अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने 52 में से सिर्फ 4 चेहरे बदले, बिल्कुल, और सब लोगों को टिकट, यानी पार्टी जो उसका नारा है 370 का, तो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि एकदम से आप टिकट काट दीजिए 30-40 लोगों के यूपी जैसे राज्य में, जबकि यूपी में सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही पार्टी। बिल्कुल, डबल इंजन अगर कहीं है देश में तो योगी योगी का डबल इंजन उत्तर प्रदेश में है। लेकिन वहां भी उन्होंने अभी तक की जो सूची आई है उसमें कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया है। ये माना है कि जो जीत सकते हैं, जो विनेबिलिटी है जिनकी, उनको ही टिकट दिया। कृपा शंकर सिंह, और दिल्ली में इतना जोखिम क्यों ले लिया? दिल्ली में 5 में से 4 लोगों को हटा दिया। दिल्ली में इसलिए जोखिम लिया कि दिल्ली में जो सांसद थे, एक तो उनको लेकर के, रमेश बिधूड़ी को लेकर के जिस तरह का विवाद हुआ, मुझे लगता है वो शायद प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं आया होगा और उन्होंने, लेकिन इसी के तुरंत बाद उनको राजस्थान भेज दिया गया, वो एक जिम्मेदारी देते हुए। नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी थी। उनको एक वहां का सचिन पायलट के इलाके में भेजा गया था क्योंकि गुजर वोटों का इलाका है, लेकिन टिकट काटने के बाद एक संदेश दे दिया गया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में एक बात और भी है। अब देखिए, मैं उत्तर प्रदेश, कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया जौनपुर से। वो कृपा शंकर सिंह जिन पर सबसे ज्यादा आरोप बीजेपी ने लगाए कि 500 करोड़ का घोटाला, 600 करोड़ घोटाला बाकायदा पीआईएल, और बाद में कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और बीजेपी में आए। खैर, जौनपुर तो हार भी गई थी ना पिछली बार बीजेपी, तो फिर इस वजह से, क्योंकि उनको वो जिताऊ उम्मीदवार लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्राइटेरिया जो है वो जिताऊ उम्मीदवार का है, विनेबिलिटी का। फिर अब शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह विदिशा से उतारा गया, क्योंकि वही जीत सकते हैं ये माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने ये तय किया है कि भाई जो उनका लक्ष्य है उसको पाने के लिए बजाय कि कोई ऐसा जोखिम ले, और चूंकि पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर और कमल के फूल के नाम पर लड़ा जाएगा, इसलिए ये किया गया है कि मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाए। अभी तक की जो लिस्ट मिल रही है, जैसे दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का काट के रामवीर सिंह बिधूड़ी को दिया। रामवीर सिंह बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी से ज्यादा वरिष्ठ नेता है, बिल्कुल, लोगों को पता नहीं है। जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव थे वो, और उसके बाद कांग्रेस में रहे, एमएलए रहे लगातार। रमेश बिधूड़ी तो बाद में आए एक समय में, तो ऐसा नहीं, इसलिए, और वो लीडर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उसमें भी जो सुषमा स्वराज की बेटी है, मासी स्वराज, नया चेहरा है, उनके अंदर एक संभावनाएं हैं। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री, उनका टिकट काट दिया, तो फिर उनको आरोप नहीं लगेंगे कि आपके मौजूदा सांसदों ने क्या डिलीवर नहीं किया, इस वजह से आपको काटना पड़ा? आप तो पहले ही गौतम गंभीर को लेकर आरोप लगा रही थी। देखिए, नई दिल्ली जो है वो सुषमा जी वहां से चुनाव लड़ी थी और नई दिल्ली सीट ऐसी रही। हालांकि तो उसमें कंपोजिशन डिफरेंट था नई दिल्ली का, अब अलग है। लेकिन मासी स्वराज जो है वो चूंकि पार्टी नए लोगों को जो आगे ला रही है, ठीक है, उसके तरफ शहजाद भाई बैठे, हो सकता है इनको कहीं से टिकट मिल जाए। ये भी प्रखर प्रवक्ता है। जब ये यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अभी लिस्ट में नहीं है, इस वजह से मैं प्रवक्ता बन के यहाँ आ गया हूं। अगर केरल से आ रहे होते तो इनकी संभावना ज्यादा थी। केरल का आपने पूछा ना मुस्लिम का, केरल में जो इक्वेशन है वहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सामाजिक समीकरण जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत दिलचस्पी है। वहाँ ईसाई ज्यादातर कांग्रेस के साथ है,
मुस्लिम आईयूएमएल के साथ ज्यादा है। भाजपा वहाँ हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ, लेकिन एक भी सीट तो है नहीं बीजेपी के पास केरला में। प्रयोग तो करते हैं ना भारतीय, तो केरला में कमल खिलाने की कोशिश है संगीत रागी जी। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ केरला नहीं, मुझे उससे बेहतर मुझे लगता है कि दक्षिण में तमिलनाडु में भारतीय जनता बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। अब आने वाला परिणाम ही बताएगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरी बात, इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद एक चीज़ लगता है, देखिए जो बड़ा लक्ष्य है 400 पार, ऐसे जब आप बड़े लक्ष्य रखते हैं तो सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। और यू कैनॉट गेट कैरिड अवे बाई इमोशंस की हमने कह दिया। आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत चलाया गया था, कुछ स्टोरी भी प्लांट हुए कि 30% का टिकट काटा जाएगा, 40% सांसदों का टिकट काटा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या अन्य जगह पर प्लांट क्या हुआ दिल्ली में, तो वो बातें सही साबित हो रही है। देखिए एक अपवाद को नियम, देखिए चित्रा जी, अपवाद को नियम के तौर पर नहीं रखा जा सकता है और नियम को अपवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संभल करके ये किया है। दूसरी बात, जिन सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक मर्यादा को उल्लंघन किया, हद से ज्यादा पार गए, उनका टिकट काटा है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट भोपाल से नहीं काटा गया होता। तीसरी बात, कई बार लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, मैं इसका उत्तर देना चाहता था। देखिए, हम सब वयस्क हैं। मैं यदि क्राइम करता हूं तो मेरा क्राइम का दंड मुझे ही मिलता है, मेरे बेटे को नहीं मिलता है। मेरा बेटा यदि कोई क्राइम करता है तो उसका दंड उसी को मिलता है, न कि मुझे मिलता है। वो वयस्क है, इसलिए उनके बेटे के द्वारा किए गए अपराध की सजा जो है पार्टी उनके पिता को दे, ये तो बिल्कुल ही नाजायज तर्क है। ये तर्क होना ही नहीं चाहिए। एक बात, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक बात और जानना चाहिए, विदिशा को लेकर के आप देखेंगे या अन्य कई हम ऐसे उदाहरण गिनवा सकते हैं इसी लिस्ट में। उससे पता लगता है कि जब पार्टी बड़ी होती है और जब आपका आधार बढ़ता है तो सीटों की संख्या तो उतनी ही है ना, और एक ही सीट पर कोई जमा रहे ऐसा भी नहीं है। तो दायित्वों के में बदलाव होता है। दायित्वों के बदलाव को आप इसे पत्ता साफ कर देना या काट देना, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि मीनाक्षी लेखी अच्छा जी काम नहीं करेगा, उसका टिकट कटेगा तो उसको पत्ता साफ कर देना ही बोलते हैं। शहजाद जी, मैं आ रही हूँ। विजय त्रिवेदी जी ने बिल्कुल नहीं बोला है, एक बार जल्दी से विजय जी, और पंकज शर्मा जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विजय जी, यूपी में अभी तक जो 51 की लिस्ट आई है उसमें किसी भी सिटिंग सांसद का टिकट नहीं काटा गया है। जिन 4 नए चेहरों को टिकट दिया गया है वो उन सीटों पर बीजेपी हार गई थी पिछली बार। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं चेहरों को रिपीट किया गया है और 4 वो सीटें जहां पर हारी थी वहां पर उनको नए चेहरे उतार दिए गए हैं। बिल्कुल चित्रा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं, वहां 74 सीटों पर करीब करीब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो वो चाहती है कि 74 में 100% स्कोर करने के लिए वो जो भी संभावना हो सकती है, मान लो जीतने वाले सारे उम्मीदवार है तो उसमें ज्यादा समीकरणों का बदलाव नहीं किया जाए, ये खास तौर से बात है। लेकिन मैं पूरी लिस्ट को देखकर कह रहा हूं कि उस लिस्ट में विनेबिलिटी सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए आप कि आप मंत्री हो गए, आप संतरी हो गए, आप अध्यक्ष हो गए, तो वो नहीं चलेगा। और जिम्मेदारियां, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, भले ही हम लोग पत्रकार की तरफ टिकट काटना कहते हैं फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना समझता हूं वो जिम्मेदारियां बदलते रहते हैं। जरूर नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा चुनावों में एमपीज को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, विधायक बनवाया, और अभी इसमें भी कुछ लोग हैं जो विधायक हैं उनको एमपी का चुनाव लड़वा रहे हैं। दिल्ली वाले पूछेंगे नहीं, और दिल्ली वाले पूछेंगे, ज्यादातर यूपी वालों को आप दिल्ली में 5 की, दिल्ली में 5 दिल्ली में आप 5 की बात कह रहे हैं तो 7 में से 6 एमपी बदल रहे हैं, क्योंकि जो 2 सीटें हैं हंसराज हंस वाली, उसका नाम दिया नहीं है, वो भी बदलने वाली है। और ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर साहब ने तो खुद नहीं कह दिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि शहजाद पूनावाला जैसे जो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता बताते हैं, उनके सुझाव पर भी बांसुरी स्वराज यदि लोकसभा की उम्मीदवार बन जाए नई दिल्ली में, तो इसका मतलब पार्टी में कार्यकर्ताओं की भी सुनवाई होती है, लगातार काम होता है। लेकिन कोशिश ये है कि 50 युवा जो दिए गए हैं, इसका मतलब पार्टी अपना पूरा चेहरा बदलने की कोशिश करे। लेकिन मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से यह है कि कोई भी हो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते हैं कि आप अपने काम का परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दीजिए। मुझे लगता है परफॉर्मेंस सबसे बड़ा इसका वो है आधार जिस पर काम किया गया। नहीं, विनेबिलिटी भी तो परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तब
चाहता हूं यूपी में जिनका परफॉर्मेंस के लोग बड़ी शिकायतें नहीं, लेकिन वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उनका नाम है लिस्ट में। नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब विनेबिलिटी परफॉर्मेंस ही है ना, कि जिसकी परफॉर्मेंस विनेबिलिटी संभावना सबसे ज्यादा हो उसको दिया जा रहा है। और दिल्ली में तो पूरा बदल दिया गया है। लेकिन कई नाम तो हम सब जानते हैं जो नरेंद्र मोदी की चेहरे की वजह से जीत कर आए, और मौजूदा यूपी की लिस्ट खासतौर से मेरे सामने है, चूंकि मैं अलग अलग हिस्सों में होकर आई हूं, मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चेहरे ऐसे ही हैं जो लेकिन शिवराज जी के चेहरे पर जीत कर आए। चित्रा जी, शिवराज जी के लिए एक बात बोल दूं कि उनका पूरा तो 5 बार पॉलिटिकल फुल सर्कल हो गया उनका। वो विदिशा से एमपी थे जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में, और अब वो वापस चीफ मिनिस्टर पहुंच गए हैं, तो वो फुल सर्कल है उनका। अटल जी भी वहां से जीते, विदिशा से सुषमा जी सेफेस्ट सीटों में। देखिए जिसका मास बेस है उसको नहीं हटाया गया है, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतते रहे उनको शिफ्ट किया गया है। आप देखेंगे कि आप गोरखपुर का आप ले लीजिए, तो वहां से उनका टिप्पणी आपकी दिल्ली के एमपीज पर है? नहीं, दिल्ली के एमपीज पर आपकी टिप्पणी है ये? नहीं, मैं टिप्पणी किसी पर एमपी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक होता है कि आपका एक बहुत बड़ा ये है जनाधार, यदि बहुत ज्यादा यदि आपने विकसित नहीं किया है तो ऐसे में पार्टी को बदलने में आसानी होती है। लेकिन जहां पर जिसका बहुत बड़ा जनाधार हो तो लोग उसकी विनेबिलिटी शॉर्ट होती है। एक बार पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। पंकज जी, बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है और यहाँ पर अब पूरे जोर शोर से 400 पार मिशन के तहत बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये सूची जिस तरह से जारी हुई है उसी से ये साबित हो गया है कि 400 पार नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी 370 पार नहीं कर सकती, और यही सबसे बड़ी चिंता है। आप देखिए कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर चाहे जो उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं जीत सकता। 2019 में 99 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए थे और मोदी जी कहते थे कि आपका वोट सीधे मुझे आ रहा है, आप उम्मीदवार की तरफ मत देखिए। लेकिन ये इस बार हो गया कि उम्मीदवार की तरफ देखना पड़ रहा है। दूसरा एक ट्रेंड देखिए आप कि जो अभी सूची जारी हुई है उसमें सिर्फ 14% महिलाएं हैं, सिर्फ 23% युवा हैं और सिर्फ 28% पिछड़े हैं। अगर यही जारी रहा तो आप समझ लीजिए, अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो ये किस तरह का प्रतिनिधित्व है। बहुत सी जगह आप लोगों से मुक्ति नहीं पा पाए। छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल, दिल्ली में मनोज तिवारी, इनको हटाने का आप साहस नहीं कर पाए। झारखंड में गीता कौड़ा को आपको टिकट देना पड़ा, निशिकांत दुबे का बदल नहीं पाए। रमेश मिथुड़ी का बदला बहुत अच्छा किया, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को देना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा का काट दिया, लेकिन साक्षी महाराज का तो नहीं काट पाए। कृपाशंकर सिंह को बाहर से लाके टिकट देना पड़ा। तो इस तरह के बहुत से विरोधाभास इस सूची में हैं, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व की मजबूरियों को दर्शाते हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा इससे लगता है। ये बहुत गंभीर बात है कि इस वक्त हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बहुत बंद है शहजाद जी, आप नहीं कर पाए। अभी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, चित्रा जी, उम्मीद है कि मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा कि 14% महिलाओं को ही टिकट मिला है। हिमाचल और कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां पर कुल मिलाकर 1 मंत्री महिला, 1। आप समझ रहे इस बात को? क्या बोली थी प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसे कुछ आंकड़ा दिया था उन्होंने। हिमाचल में 0 है, कर्नाटका में 1 मिनिस्टर महिला है, 1। हमारी केंद्रीय कैबिनेट देख लो। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप तो बहुत ही श्योर है ना कि आप जीतने वाले हैं। अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी का और ये सब बीजेपी हारने वाली है। रायबरेली और अमेठी डिक्लेयर कर दो। आज तो हमने अमेठी डिक्लेयर कर दी। अमेठी से आप राहुल जी को लड़वा लो। वैसे भी वायनाड से खाली करने बोला है कम्युनिस्ट ने। पंकज जी, इधर उधर मत होइएगा, इस पर डायरेक्ट स्पेसिफिक जवाब दीजिए। 1 महिला मंत्री 2 स्टेट गवर्नमेंट में, और अमेठी से आपका कैंडिडेट कौन? बोलिए। हमने तो स्मृति जी को फिर से कैंडिडेट बना दिया, आपका कौन? मैंने जो प्रतिनिधित्व की बात कही उस पर कुछ कहिए ना, और अभी तो आगे बहुत देखना है। आप प्रतिनिधित्व का कोई प्रमाण तो दीजिए अपने पार्टी में। मिनिस्टर इन 2 गवर्नमेंट्स, 1। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट देना पड़ रहा है, शुभेंदु अधिकारी के भाई को टिकट देना पड़ रहा है। ये सब बंधे हाथ होने का संकेत नहीं है तो क्या है? और अभी तो और देखना है। विदिशा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार
के जो उम्मीदवार थे रमाकांत भार्गव, उनको 8.5 लाख वोट मिले थे। बहुत अच्छा किया कि आप पूर्व मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिवराज सिंह जी चौहान को कितने वोट मिलते हैं। पिछले उम्मीदवार को 8.5 लाख वोट मिले थे। सिंधिया जी जो हैं वो 1.25 लाख वोट से हारे थे पिछली बार, और जो उनका वाहन चालक था कृष्णपाल जी यादव, उनको 6.25 लाख वोट मिले थे। तो देखना ये होगा कि इस बार सिंधिया जी को कितने वोट मिलते हैं। ये भी क्योंकि वो 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी जीती थी। जल्दी से फिर उसके बाद अनुराग यादव। विडंबना की बात ये है कि ये हिमाचल में अपने 40 वोट नहीं जुटा पाए। ये कौन 8 लाख और कौन 2 लाख वोट की गिनती यहां पर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे बड़े आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपने अभी फिर से वही लाइन ले ली, तो बोल दीजिए समाजवादी पार्टी को अफजाल अंसारी को कहे इन्होंने कैंडिडेट बनाया। और तीसरी बात, आपने कृपाशंकर सिंह जी का भी उन्होंने जिक्र किया। आपके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कहां से आए, जरा बताइएगा, नाम बताइए और कहां से आए बताइए। नाना पटोले कहां से आए, कांग्रेसी थे क्या? आप करें तो चमत्कार, इनके सिद्धू जी कहां से आए बताइए जरा। आपके उदित राज जी कहां से आए बताइए जरा। आपकी पार्टी में आप टैलेंट को रख नहीं पाते हैं, सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर बाय बाय बोल रहे हैं, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक, और आप बोल रहे हैं आप अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कोई नहीं। अब मैं आ जाती हूँ अनुराग भदौरिया जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, पहले एक जमाने में जब जीत नहीं पाती थी तो बॉलीवुड के स्टार लाने पड़ते थे। अब देखिए इनके, देखिए निरहुआ, फिर वहां से रवि किशन, मनोज तिवारी, ये गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, पवन सिंह ले आए आसनसोल से। आसनसोल से पवन सिंह को भी ले गए। तो मैं तो कह रहा हूं अब आपको अपने कार्यकर्ताओं पे, मेरी बात पूरी हो जाए, अब आपको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई है। उसे पता है कि हमारे, अब हम जीत तो सकते नहीं है, तो शायद कुछ तड़के वाले बॉलीवुड वाला इस्तेमाल करें। एक मिनट, जब हमने जय बच्चन जी को, मनोज तिवारी को आपने भी टिकट दिया था, बोल रहा हूँ, जब हमने जय बच्चन जी को दिया तो बड़ी उठा रहे थे सब लोग। या सैफई में जब बॉलीवुड का जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो बहुत बातें करते थे। अब तो आप बॉलीवुड तो सारा उठा गए, आप यहाँ सांसद लोकसभा में बैठा दे रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मैं जानना चाहता हूं। अनुराग जी, चाहे आप हो चाहे शहजाद पुनावाला, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों को एक ही चश्मे से देखे जाने की जरूरत है। अगर आप इनके ऊपर टेनी को लेकर सवाल पूछेंगे तो ये आपको मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, गाजीपुर से बीएसपी के सांसद, सपा ने उनको सपोर्ट किया था, आपने उनको फिर से टिकट दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे नाम एक जैसे दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इससे इतर थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इनका तो नारा है, देखिए 80 में से 80 सीटें। आप किस तरह से आगे बढ़े? आपकी ओर से यूपी में पहले सीटों का ऐलान किया गया। मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 80 में से एक भी सीट नहीं आने वाली है। वो कह रहे हैं 80 में से 80, मैंने 80 में 80 खाली। सवाल ये है, वो थोड़ा शब्द उनका है, 80 में 80 खाली। 80 में 80 इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इनके तभी तो इनको इतना फेंटना पड़ा। देखिए अभी भी बहुत सीटें इन्होंने अनाउंस नहीं की। उन्हें पता है कि अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें पेच है, कैसे जीतेंगे। अभी बॉलीवुड से लेकर आ रहे हैं, जया बच्चन के लिए आपसे भी पूछा जाएगा, राज्यसभा के लिए अभी चिंतन चल रहा होगा कि बॉलीवुड से किस किस को ला सकते हैं, कि हम जिता सकते हैं। हो सकता है शायद बीजेपी इस पर चिंतन कर रही हो। जया बच्चन जी को क्यों लाना पड़ा फिर बताइए? जया बच्चन जी हमारी पार्टी में कब से हैं? तो जब जया बच्चन जी हमारी पार्टी में पहली बार कभी तो आई होंगी ना, पहली बार तो आदमी जब जुड़ता है तो कहीं से आता ही है। आई थी तो भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्ला मचा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी किस बात पे बोलेगी? दूसरी बात, आपकी बातों पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने टैनी की बात बोली थी, अगर आपको याद हो। टैनी जब ये इंसिडेंट हुआ था, टैनी के जो बयान आ रहे थे, टैनी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें टैनी कहते नहीं गलत किया मेरे बेटे को, आप पकड़ लीजिए। उस समय किस तरह के उनके बयान आए थे, आप चलवा दीजिए। तो सवाल है कि अगर आप सही हैं और आप अगर जनता के लिए, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का वो क्या कोई बदमाश है तो उसमें उसका परिवार का कोई क्या करेगा, लेकिन बचाएगा तो नहीं ना। जो बचा रहा है तो इसके मतलब उसमें भागीदार है। तो हमने उस पर सवाल उठाया है। एक बात, उसके पहले भी टैनी पे वहां पे केसेस रहे हैं। ये त्वरित उत्तर देना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते, बोलिए। त्वरित प्लीज, नहीं विजय जी प्लीज कृपया। गायत्री प्रजापति को बाकायदा डिफेंड करके कैंपेन किया था अखिलेश यादव ने। वो पॉक्सो में कन्विक्ट हुआ है बच्ची के बलात्कार के मामले। इसका जवाब, उसके बाद उसकी बीवी को टिकट दिया गया। समझ रहे ना आप? एक सेकंड, मेरे बीच में नहीं, चित्रा जी आप प्लीज अनुशासन। बोलिए। दूसरी बात, ये रंजन जी में और ये बच्चन जी में ये पीडीए कहां दिखाई दे रहा था इनको? बोलूं? नहीं, रंजन और बच्चन में पीडीए कहां था इनका? अच्छा सुन लीजिए पूरी बात। और तीसरी बात, हमने 50 से अधिक सीट डिक्लेयर की तो हमारा पेज फंसा हुआ है। इनकी कितनी सीटें डिक्लेयर हुई है? जल्दी से छोटा सा आप जो जिक्र कर रही है वो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल हमाम है और मुश्किल ये है कि उस पर कर्टन लगे हुए नहीं है।
तो सब साफ नजर आता है। सब बेपर्दा है। नहीं सब बेपर्दा है। चित्रा जी छोटा सा, चित्रा जी तो अनुराग जी और शहजाद जी आपस में आंख मिला के बात नहीं करते इस ऊपर। कोई दल पीछे नहीं है, कौन किसको लाया, उसका मतलब ही नहीं है। वो आप जहां से शुरू करिए, कांग्रेस अमिताभ बच्चन को लेके आई थी, सुनील दत्त को लेकर आए थे। ये बताइए एक विधायक जी अभी जेल में गए हैं, जेल में गए, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे ना, अब रेप के केस में जेल गए। इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है। 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के लिए हुंकार है, लेकिन 400 पार का एनडीए के लिए ये जो नारा है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी? 370 प्लस क्या इन चेहरों पर बीजेपी हासिल कर पाएगी? कुछ चेहरों का टिकट काट दिया गया है, कुछ नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसका कैसा रहेगा आगामी चुनाव पर असर, इस पर रहेगी आज तक की नजर।